नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा अध्ययन होगा भारत की नदियों पर। और आप देखिएगा, हम भारत की नदियों को इस तरह पढ़ेंगे कि बिल्कुल आपके मस्तिष्क में छप जाएगा कि ये नदियां कहां से निकलती हैं, किस तरह बहते हुए जो है समुद्र तक पहुंचती हैं। और ये इस नदियों के अध्ययन करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि नहीं, जो है नदियां हमारी पूरी तरह से जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट होती जा रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं हम भारत की नदियों को किस तरह पढ़ेंगे। पहले हम जो है इसका ढांचा देख लेते हैं। तो नदियों का हमारा अध्ययन इस तरह होगा। ये भारत की नदियां हैं, इसको हम दो हिस्सों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहले हम जो है हिमालयी नदियों को पढ़ेंगे। पहले हमारा अध्ययन हिमालयी नदियों पर होगा। फिर जो हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। फिर हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हम दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, जैसे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, इन सारी नदियों का अध्ययन करेंगे। फिर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, जैसे हुगली, आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन सारी नदियां जो बंगाल खाड़ी में जल गिराती हैं एवं उनकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे हम जो है। तो हिमालय की नदियों का अध्ययन जो है हम दो तरह से करेंगे। पहले करेंगे पूर्ववर्ती नदियों का, फिर करेंगे अनुवर्ती नदियों का। तो पहले हम समझते हैं ये पूर्ववर्ती नदी है क्या। पहले हम समझते हैं पूर्ववर्ती नदी है क्या। इसको दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा। पूर्ववर्ती वह नदियां हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले तिब्बत के पठार से निकलकर तेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले तिब्बत के पठार से निकलकर तेथिस सागर में जल गिराती थी। और जब हिमालय की उत्पत्ति शुरुआत हुई, अर्थात जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों करीब आए, दबाव के फलस्वरूप जब हिमालय ऊपर तरफ उठा, ये जो नदियां हैं ये अपना मार्ग नहीं बदली, उस हिमालय को काटती गई और काटते काटते एक गहरे गाढ़ का निर्माण कर आज भी उसी मार्ग पर बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। और कुछ नदियां अरब सागर अपना जल गिराती है, जैसे सिंधु नदी हिमालय को काटकर अपना जल अरब सागर में गिराती है। सतलज नदी भी जो कि हिमाचल प्रदेश में हिमालय को काटकर अपना जल सिंधु नदी में मिला देती है। और ब्रह्मपुत्र नदी भी अपना मार्ग न बदलकर हिमालय को काटते हुए वो भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, ये आपका अंगारा लैंड था और दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड था। तो हिमालय की उत्पत्ति तो तेथिस सागर में जब दबाव पड़ा दोनों प्लेटों का, तो इसके दबाव के फलस्वरूप उठना शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले बहुत सारी नदियां आकर तिब्बत के पठार से निकलकर तेथिस सागर अपना जल गिराती थी। तो जब ये हिमालय ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हुआ, तो ऐसा नहीं कि नदियों ने अपना मार्ग बदलकर कुछ दूसरी दिशा में बहने लगी, ऐसा नहीं हुआ। ये हिमालय को नदियां काटती गई, काटते एक गहरे गाज का निर्माण कर दी। जैसे ये समझिएगा, जैसे हिमालय है तो क्या हुआ कि जब हिमालय उठा तो ऐसा नहीं कि मार्ग बदला, ये क्या करती, इस तरह हिमालय को क्या करती गई, काटती गई। और ये जो गाज था इसी के मध्य से बहती हुई जो है अपना जल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ववर्ती नदी क्या है। तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले जो नदियां बहती थी और अपना जल तेथिस सागर में गिराती थी, तो वो नदी क्या है, पूर्ववर्ती। अनुवर्ती नदी क्या है, जिनकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति के बाद हुई, वैसी नदियों को बोला जाता है अनुवर्ती नदी। तो हम पहले जो है नदियों के अध्ययन को हम हिमालयी जो नदियां हैं इनको तीन हिस्सों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करेंगे जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, उनमें पहले हम अध्ययन करेंगे, पहला अध्ययन होगा हमारा सिंधु नदी तंत्र का। पहला अध्ययन हम करेंगे सिंधु नदी तंत्र का। सिंधु नदी तंत्र में हम देखेंगे सिंधु और इसकी सभी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनसे क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, ये कहां से निकलती हैं। तो पहला हम शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र, फिर हमारा अध्ययन होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बाद हमारा अध्ययन होगा गंगा नदी तंत्र। तो हम देखते हैं, पहले सिंधु नदी तंत्र पर अध्ययन करते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां तिब्बत में एक झील है जिसे कहते हैं मानसरोवर झील, जिसे कहते हैं मानसरोवर झील। यहां एक ग्लेशियर जिसे बोला जाता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर या बोखर चू ग्लेशियर या बोखर बोखर चू ग्लेशियर से जब जल पिघलता है, जब ग्लेशियर से जल पिघलता है, यहां एक झील बनती है जिसे बोलते हैं मानसरोवर झील। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, जब 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो कोई पर्वत क्रॉस करता है, जैसे यहां ये 4400 मीटर की ऊंचाई है, यहां जो ऊंचाई है ये है 4400 मीटर की ऊंचाई। अब मान लीजिए यहां से कोई पर्वत है जो इस ऊंचाई को क्रॉस कर गया, तो 4400 मीटर की ऊंचाई पर एक रेखा मिलती जिसे बोलते हैं हिमरेखा, जिसे बोलते हैं हिमरेखा। वो जैसे क्रॉस करेगा, यहां पर ग्लेशियर जमना प्रारंभ हो जाएंगे, वहां पर ग्लेशियर जमना प्रारंभ हो गए। जैसे यहाँ पे ग्लेशियर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तो जब बर्फ जो है पिघलती इस पर, तो यहाँ जो जल नीचे आता है तो यहाँ एक झील का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं मानसरोवर झील। ऐसी मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसे कहते हैं सिंधु नदी, जिसे कहते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बत से उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत में लद्दाख, ये भारत में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से ही होकर बहती है, क्योंकि 31 अक्टूबर सन 2019 को जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर, तो वर्तमान में यह लद्दाख होते ही बहती है, जिसमें लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल, लद्दाख के 2 जिले, एक जिला इसका है लेह और एक जिला इसका है कारगिल, लेह और कारगिल जिलों से होकर बहती है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए यह लद्दाख में भारत में दमचौक नामक स्थान पर हिमालय को काटकर इंटर कर जाती है। कहां पर? भारत में। किस राज्य में? लद्दाख राज्य में। किसमें? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। कहां प्रवेश करती है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और यह हिमालय की 2 पर्वत श्रेणियां, यहां आपको जो उत्तर में दिखाई दे रहा है इसका नाम है लद्दाख, यहां जो आपको पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है इसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहते हुए, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहते हुए यह बुंजी नामक स्थान में, यहां पर एक स्थान है बुंजी, क्या नाम इसका है? बुंजी नामक स्थान पर इस लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जैसे यहाँ जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसको यहां से काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है इस तरह, और इस गार्ज से होकर यह बहती है। तो कहां? बुंजी नामक स्थान पर गार्ज का निर्माण कर यह आगे की तरफ बहती है और चिल्लास के निकट जो है ये प्रवेश कर जाती है। कहां पर? पाकिस्तान। चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो हमने क्या बताया? सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए दमचौक नामक स्थान पर हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती है, और यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहते हुए आगे यह लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसके बाद यह इंटर कर जाती है पीओके क्षेत्र में, पाक अधिकृत कश्मीर में इंटर कर जाती है, और आगे चलकर चिल्लास नामक स्थान पर यह इंटर कर जाती है पाकिस्तान में। यह इंटर कर जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान होते हुए यह अरब सागर चली जाती है। पाकिस्तान होते हुए यह अरब सागर चली जाती है। तो हम देखते हैं सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, अर्थात इस दिशा से जो नदी मिल रही है बाएं तट से, उनको देखते हैं। फिर हम देखेंगे इसके दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। तो शुरुआत करते हैं सबसे उत्तर से शुरू करते हैं।
तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं श्योक नदी, जिसे बोलते हैं श्योक नदी, जिसे बोलते हैं श्योक नदी, जो कि काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहते हुए आगे चलकर यह सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। श्योक नदी को मृत्यु की नदी भी कहा जाता है, श्योक नदी को मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है, बताया जाता है कि इस मार्ग से, यह मार्ग इतना दुर्गम है, श्योक नदी के जो मार्ग है यह इतना दुर्गम है कि मध्य एशिया से आने वाले बहुत सारे व्यापारी इस रास्ते में मारे जाते हैं, इसलिए श्योक नदी को मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। तो किन दो पर्वतों के मध्य से बहती है? तो काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाते हैं। इसके आगे चलते हैं, सिंधु नदी हम पढ़ चुके हैं। तो सिंधु नदी के दक्षिण में आते हैं, जिसको एक सहायक नदी है झेलम नदी, इसकी एक सहायक नदी है झेलम नदी, जो कि बहरी नाग के समीप, बहरी नाग के समीप, बहरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। बहरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलकर यह बहते हुए आगे चलकर बूलर झील में मिल जाती है। किस झील में मिल जाती है? बूलर झील में मिल जाती है। इसके बाद यहां से निकलकर, बूलर झील से निकलकर यह आगे बढ़ते हुए मुजफ्फराबाद से मंगला, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में, मुजफ्फराबाद से मंगला तक यह भारत और पाकिस्तान के सीमा पर बहती है। भारत और पाकिस्तान के सीमा पर बहते हुए आगे चलकर यह मिल जाती है चीनाब नदी में। किसमें मिल जाती है? चीनाब नदी में। तो यह किसकी सहायक नदी है? चीनाब की भी सहायक नदी हुई। किसकी सहायक नदी? चीनाब की भी सहायक नदी। अब इस हो गया झेलम नदी, किसमें मिल जाती है? चीनाब नदी में। इसी झेलम नदी के तट पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर बसा हुआ है। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? झेलम नदी के तट पर। और झेलम नदी का प्राचीन नाम, झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। क्या है? वितस्ता है। आप सुने होंगे एक युद्ध का नाम जो हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसे हम जानते हैं वितस्ता का युद्ध, क्योंकि वो युद्ध इसी झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और उस समय इस नदी को वितस्ता नदी के नाम से जानते थे। इस नदी को वितस्ता नदी के नाम से जानते थे। ये हो गया झेलम नदी। आगे बढ़ते हैं तो अगली नदी है झेलम के दक्षिण में। यहां जो हम JH लिखे हैं ये आप समझ लीजिएगा कि ये झेलम नदी है। झेलम के दक्षिण में आते हैं, एक नदी है चीनाब नदी, एक नदी है चीनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा जिसे बोलते हैं बड़ा लाचला दर्रा। यहां लिखा गया है बड़ा लाचला दर्रा। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचला दर्रा, जो कि हम दर्रों वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं। तो यह जो है बड़ा लाचला दर्रे के दो तरफ से इसकी दो धाराएं निकलती हैं। इधर जो निकलती है इसका नाम है चंद्रा, एक धारा इसकी निकलती है इसको बोलते हैं भागा। चंद्रा और भागा दोनों हिमाचल प्रदेश में एक जगह है नेलांग, एक जगह है नेलांग में मिलती है। मिलने के बाद निर्माण होता है चीनाब नदी का। किसका होता है? चीनाब नदी का। इसलिए हिमाचल प्रदेश में इस नदी को, हिमाचल प्रदेश में चीनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। चंद्रभागा, किस नाम से? चंद्रभागा नदी से। क्यों? क्योंकि ये चंद्रा और भागा दो धाराओं से मिलने के बाद निर्माण हुआ है चीनाब का, इसलिए हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। और यह चीनाब नदी सिंधु नदी की सबसे विशालतम नदी है। सिंधु नदी की सबसे विशालतम नदी है, लंबी नहीं बड़ी है, सबसे बड़ी या सबसे विशालतम नदी है। लंबी नदी की बात होगी तो हो जाएगी आपकी सतलज नदी। तो चीनाब नदी कितनी जलधाराओं से मिलकर बनी? चंद्रा और भागा।
दोनों जब धाराएं मिलकर मिली नेलांग नामक जगह पे हिमाचल प्रदेश में इस निर्माण हो गया चिनाब नदी का। चिनाब नदी आगे बढ़ते हुए यह जो है मिल जाती है किससे? सतलज नदी से। किससे मिल गई? सतलज नदी से मिल गई। तो हमने पढ़ लिया चिनाब नदी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम, यहां देखिएगा ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी। क्या नाम इसका? अस्किनी नाम है। चिनाब नदी को प्राचीन काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं चिनाब के दक्षिण में, तो यहां एक नदी जिसे बोलते हैं रावी नदी, जिसे बोलते हैं रावी नदी। यहां देखिएगा जिसे बोलते हैं रावी नदी, यहां आपको मिलेगा रावी नदी, जो कि कहां से निकलती है? तो यह रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसे बोलते हैं रोहतांग दर्रा, जिसे बोलते हैं रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलकर, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलकर यह बहते हुए आगे चलकर मिल जाती है चिनाब नदी में। किस नदी मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। तो हो गया रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम परुसणी नदी है। क्या नाम इसका? परुसणी नदी। रावी को प्राचीन युग में परुसणी नदी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं रावी के दक्षिण में। रावी के दक्षिण में एक नदी जिसे बोलते हैं ब्यास नदी, एक नदी जिसे बोलते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप, यहां जो रोहतांग दर्रा है इसी के समीप एक कुंड है जिसे बोलते हैं ब्यास कुंड, जिसे बोलते हैं ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से निकलकर यह बहते हुए आगे चलकर राजस्थान राज्य में यह मिल जाती है सतलज नदी से। किससे मिल जाती है? सतलज नदी से मिल जाती है। इसका मतलब जो सिंधु तंत्र में ये जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये चार नदियां तो सीधे चली जाती है पाकिस्तान, लेकिन जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी पाकिस्तान में न जाकर हिमाचल प्रदेश निकलती है और राजस्थान राज्य में ही यह सतलज से मिल जाती है। राजस्थान राज्य में ही सतलज नदी से मिल जाती है। तो सिंधु तंत्र में यह एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है, और यह प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। तो यहां मिलती है, यहां देखिएगा ये जहां ब्यास और सतलज नदियां मिलती हैं वहां पे एक बांध बनाया गया राजस्थान में जिसे बोलते हैं हरिके बैराज, जिसे बोलते हैं हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से एक नहर का निर्माण किया गया है जिसे बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर, जिसे बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। पहले राजस्थान का ये वाला पूरा क्षेत्र शुष्क रहता था पानी की वजह से, लेकिन जब से इंदिरा नहर निकाली गई है तब से यहाँ इसका जिला है राजस्थान का श्रीगंगानगर, इसके बाद जोधपुर, बाड़मेर, इसके बाद इन जिलों में क्या होने लगी है? सिंचाई होने लगी है, तो जिससे यहाँ पर अब जो है खेती होती है। किस नहर की वजह से? इंदिरा गांधी नहर से। किस नहर की वजह से? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। कहां से निकली गई है? तो हरिके बैराज बांध बनाकर किस नदी के संगम पर? ब्यास और सतलज नदी के संगम पर। आगे बढ़ते हैं, तो अगली नदी है सतलज नदी। अगली नदी है सतलज नदी। इस ब्यास को जानते हैं? ब्यास का जो प्राचीन नाम है इसको बोलते हैं बिपाशा। क्या बोलते हैं? बिपाशा नदी। बिपाशा जो है ब्यास का प्राचीन नाम है। आगे बढ़ते हैं, यहां है सतलज नदी, जो कि इसका जो उद्गम होता है राकस ताल झील से। कहां से होता है? राकस ताल झील से। ये राकस ताल झील कहां? तो तिब्बत में। सतलज नदी राकस ताल झील से निकलकर भारत के दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहते हुए यह पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान में यह चिनाब नदी का जल लेकर, चिनाब नदी किसका जल लेके आती है? तो झेलम और रावी का जल लेकर मिल जाती है सतलज नदी में, और सतलज नदी सबका जल लेकर चली जाती है पाकिस्तान में। एक जगह है जिसे बोलते हैं मिठानकोट, जिसे बोलते हैं मिठानकोट। इस मिठानकोट में मिला देती है, और सिंधु नदी पूरा सबका जल लेकर चली जाती है अरब सागर। सिंधु नदी इन नदियों का जल लेकर चली जाती है अरब सागर। तो ये हो गया दोस्तों सिंधु नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां। ये जितनी भी हम नदी पढ़े हैं सिंधु नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। अब हम देखते हैं सिंधु नदी के दाएं तट से मिलने वाली नदियां। सिंधु नदी के दाएं तट से मिलने वाली नदियों को देखते हैं। तो दाएं तट में देखें
एक नदी यहां पर हमने देखा था श्योक नदी, एक नदी यहां पर देखा था हमने श्योक नदी, यह भी दाएं तट से मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो एक नदी आती है इधर पश्चिम से, एक नदी इसकी आती है पश्चिम से। ये एक पर्वत है जिसे बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत, जिसे बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं काबुल नदी, जिसे बोलते हैं काबुल नदी। यह अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान बहते हुए अपना जल मिला देती है किसमें? सिंधु नदी में। अपना जल किसमें मिला देती है? सिंधु नदी में। काबुल नदी को प्राचीन काल में कुंभा नदी के नाम से जानते थे। किस नाम से? कुंभा नाम से जानते थे। एक दो नदियां इसकी निकलती हैं सुलेमान पर्वत से। पाकिस्तान में एक पर्वत है जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, सुलेमान पर्वत से इसकी दो नदियां निकलती हैं। एक नदी है कुर्रम, एक नदी है गोमल। एक नदी है कुर्रम, एक नदी है गोमल। ये सुलेमान पर्वत से निकलकर पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु नदी के दाएं तट पर आकर मिल जाती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर आकर मिल जाती हैं और सिंधु नदी सबका जल लेकर चली जाती है अरब सागर। सिंधु नदी इन सबका जल लेकर चली जाती है अरब सागर। तो ये हो गया दोस्तों सिंधु नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियां, और उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इन सभी प्रश्नों को देखें, हम इन सभी प्रश्नों को देख लिए। और हमने सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। इसको हमने अध्ययन कर लिया है। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें सिंधु जल समझौता और राज्यों के गठन के बारे में पढ़ा था, जिसमें यहां पर भी हम आपको बता देते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या था। तो सिंधु जल समझौता यही था कि 1960 में हुआ, और इसमें क्या तय हुआ था? तो तय यही हुआ था कि ऊपर की जो तीन नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, कौन कौन? तो सिंधु, यहां दिखेगा सिंधु और झेलम और चिनाब, इन तीन नदियों के 20% जल का उपयोग करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। और 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। कौन करेगा? पाकिस्तान। और नीचे की जो तीन नदियां हैं, कौन कौन? रावी, ब्यास, सतलज, इन तीन नदियों के 80% जल का उपयोग करेगा भारत, और 20% जल का उपयोग करेगा पाकिस्तान। कौन करेगा? पाकिस्तान। ये था सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में। कब हुआ? 1960 में। तो ये हो गया दोस्तों आपका सिंधु नदी तंत्र, जिसमें हमने आपको बताया था कि हिमालय की नदियों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो जिसमें हमने पहले पूर्ववर्ती नदियों के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र को समझा और इसकी सहायक नदियों को समझा कि वे कहां से निकलती हैं और अपना जल कहां गिराती हैं। तो यहां समाप्त हो गया दोस्तों। अगला जो है नदियों का चैप्टर मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।